आयकर अधिनियम में एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति आयकर अधिनियम में एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के निर्धारण के लिए जो नियम दिए गए हैं उनमें व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति को तीन तरह की माना गया है। तीन स्थितियां मानी गई हैं। निवासी करदाता, असाधारण निवासी साधारण निवासी करदाता, असाधारण निवासी करदाता और अनिवासी करदाता। अब किसी व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए भी शर्तें दी गई हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। आधारभूत शर्तों में दो शर्तें रखी गई हैं, जिसमें से पहली शर्त है करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। दूसरी आधारभूत शर्त है, उसमें करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन और उससे तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। अतिरिक्त शर्तों में ये दिया गया है कि करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 गत वर्षों में कुल मिलाकर 2 गत वर्षों में निवासी करदाता रहा हो। और इसके अलावा जो दूसरी अतिरिक्त शर्त है वो है करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। अब किसको निवासी मानेंगे, किसको असाधारण निवासी मानेंगे, किसको अनिवासी मानेंगे, इसके लिए जो नियम दिए गए हैं उसमें यह है कि एक व्यष्टि करदाता को निवासी होने के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है, कम से कम एक। यानी कि दोनों पूरा करें तो अच्छा है, किंतु एक शर्त को पूरा करना उसके लिए आवश्यक है। अब जो दूसरी अतिरिक्त शर्तें हैं, उन दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। यानी दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करें और आधारभूत शर्त में कोई एक शर्त पूरी करे तो वो करदाता निवासी करदाता माना जाएगा। यदि कोई करदाता आधारभूत शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है, किंतु अतिरिक्त शर्तों में किसी एक को अथवा दोनों को ही पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे असाधारण निवासी मानेंगे। आधारभूत शर्तों में से दोनों को पूरा नहीं करे या किसी एक को पूरा नहीं करे तो वह असाधारण निवासी मानेंगे। यदि कोई करदाता आधारभूत शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अनिवासी माना जाएगा, भले ही उसने अतिरिक्त शर्तें पूरी की हों या नहीं। यानी कि अतिरिक्त शर्तें उसके लिए महत्वहीन होंगी। तो इस प्रकार एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति का निर्धारण करदाता के गत वर्ष में भारत में रहने को ध्यान में रखते हुए, गत वर्ष या गत वर्षों में भारत में रहने को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इसको आगे समझने के लिए अपन एक क्वेश्चंस की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक अपन इलस्ट्रेशन लेते हैं, जिसमें एक करदाता है, श्री राम प्रसाद है। गत 14 वर्षों में भारत में आसाम टी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था। मतलब 14 साल से भारत में ही रह रहा। इसका मतलब यही हुआ ना, 14 साल से भारत में। गत वर्ष में करदाता 5 सितंबर को आसाम टी कंपनी के व्यापार के सिलसिले में अमेरिका गया और 10 फरवरी 2020 को भारत लौट कर आ गया। कब गया है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर 19 को भारत से बाहर गया और वापस कब आ गया? वापस आया 10 फरवरी को। 10 फरवरी को 2020 को वापस आया। अब इस करदाता की भारत में रहने की अवधि की गणना करेंगे कि वो भारत में रहने की अवधि उसकी कितनी है। तो देखिए इसमें वह 5 सितंबर 2019 को पहली बार गया है। यानी 5 सितंबर 2019 से पहले तो भारत में ही था, पहले भारत में था। यानी कि अप्रैल महीने में, अप्रैल 2019 में कहा था भारत में। और अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन तो अप्रैल के, 31 दिन मई के, मई में कितने? 31 दिन होते हैं। जून में कितने? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन जून में भी वो भारत में रहा है। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, वहाँ भी वो भारत में रहा है। अगस्त में कितने दिन है? 31 दिन, वो भी भारत में रहा है। सितंबर में 5 तारीख को गया है। तो चूंकि समय का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको 5 दिन
यानी कि सितंबर के 500 दिन भारत में रहना मानेंगे। यानी इनको जोड़ेंगे प्लस 10 फरवरी 2020 को वापस आ गया तो 10 फरवरी को शामिल करते हुए, चूंकि 2020 में फरवरी 29 दिन की है, फरवरी 29 दिन की है, तो 10 फरवरी को शामिल करते हुए 20 दिन ये फरवरी में भी भारत में रहा है। और इसके बाद मार्च में 31 दिन भारत में रहा है। तो कुल मिलाकर कितनी अवधि के लिए भारत में रह गया? अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 5 दिन, फरवरी के 20 दिन और मार्च के 31 दिन, यानी कुल मिलाकर 209 दिन भारत में रहा। 209 दिन, ठीक है, 209 दिन भारत में रहा है। अपने को कितना चाहिए आधारभूत शर्त पहली पूरी करने के लिए? निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे तो आधारभूत शर्तों में पहली शर्त देखें तो अपने को 180 दिन या 182 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहना माना जाए। तो 182 से 209 ज्यादा ही है, तो पहली शर्त इसने पूरी कर दी। आधारभूत शर्तों में पहली शर्त पूरी कर दी, तो एक शर्त पूरी कर दिया तो काफी है अपने लिए। पर अपन फिर भी समझ लेते हैं कि दूसरी आधारभूत शर्त भी पूरी कर रहा है। दूसरी आधारभूत शर्त कैसे पूरी कर रहा है? गत वर्ष में 60 दिन से ज्यादा रहा है, गत वर्ष से तुरंत पहले लगातार ही भारत में रहा था, तो एक साल के 365, 366, 365, 365 दिन के हिसाब से देखें 4 सालों में, तो वो अपने को तो 365 ही चाहिए 4 वर्षों, गत वर्षों में। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, तो ये तो 4 साल भारत में रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी ये अतिरिक्त आधारभूत दूसरी शर्त को भी पूरा करेंगे, यानी कि दोनों आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है। अब ये देखेंगे कि अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चूंकि करदाता भारत में ही था, पिछले कितने सालों से भारत में था ये? पिछले कई सालों से भारत में रह रहा है ये, 14 वर्षों से भारत में रह रहा है। ऐसी स्थिति में 14 वर्षों से ये अगर भारत में रह रहा है तो 10 गत वर्षों में से 2 वर्षों में निवासी की बजाय ये 10 में से 10 वर्षों में निवासी करदाता रहा। ठीक है, तो अतिरिक्त शर्त में पहली शर्त पूरी कर दी। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक अवधि के लिए, चूंकि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में ये पूरा का पूरा भारत में रहा है, तो ये अवधि भी 730 दिन से अधिक ही रहने की आएगी। तो करदाता ने दोनों आधारभूत शर्तें पूरी की हैं, दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी की हैं, तो ऐसी